नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दृष्टि जैन। मैम, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। और दृष्टि जैन एक आर्किटेक्ट है बाय प्रोफेशन और हाल ही में इन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है विद राजकुमार राव। बहुत बड़ा अचीवमेंट है एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच। आर्किटेक्चर एक कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड है, राइट। उसके बाद ब्यूटी पैजेंट करना, फिर बॉलीवुड में डेब्यू करना, ये इतना बड़ा शिफ्ट कैसे? एक्चुअली मैं शुरू से ही स्टूडियस रही हूँ, तो आर्किटेक्चर ही सोचा था। उसके बाद चीजें होती चली गई अपने आप एंड लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया कि आपके अंदर टैलेंट है, लुक्स है और आप इस तरह से आप आगे बढ़ सकती हैं अगर आप इस फील्ड में भी चाहें तो। सो इनिशियली एक ऑफर आया, उसको एक्सेप्ट किया, उस पे वर्क करा। मुझे खुद को भी अच्छा लगा उस पे काम करना ना। तो जब अच्छा लगता है, कोई चीज अच्छी लगती है तो एप्रिशिएशन भी मिलता है। भले ही मेरा फर्स्ट वो था लेकिन मुझे बहुत एप्रिशिएशन मिला उस चीज को करने के बाद। सो देन आई वेंट टू फिर ब्यूटी पेजेंट एंड देन टू मूवीज। यू वर मिसेस टाइकून 2023। मिस टाइकून 2023, सॉरी फॉर दैट। वो सफर कैसा था एक आर्किटेक्ट से, जब आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलते हैं फॉर योर लुक्स एंड योर परफॉर्मेंस और आपका टैलेंट किस चीज में है, अगर आप वो पहचान मिलती है तो वो कैसी फीलिंग होती है? और जब आप ब्यूटी पैजेंट में गए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम होता है, तो वो क्या फीलिंग थी? बहुत ही डिफरेंट फीलिंग थी, मतलब कंप्लीटली मैं कहूंगी बिल्कुल डिफरेंट। हाँ, लेकिन मुझे एक चीज का बेनिफिट अपनी आर्किटेक्चर फील्ड से मिला। ब्यूटी पेजेंट में क्वेश्चन आंसर राउंड्स होते हैं, इंट्रोडक्शन राउंड होता है ऑन द स्टेज। सो ड्यू टू क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ एंड मैंने बहुत सारी प्रेजेंटेशंस एक बहुत बड़े बड़े लेवल्स पे दी है अपने पूरे करियर में। सो उस चीज का फायदा, कम्युनिकेशन स्किल्स का फायदा मुझे वहां मिला। राइट। सो वो शायद मेरे एक प्लस पॉइंट था ब्यूटी पेजेंट में, जिस वजह से शायद मैं उस चीज को विन भी कर पाई। बिकॉज बहुत सारी ऐसी बडिंग एक्ट्रेसेस होती हैं, बडिंग मॉडल्स होती हैं जिनका वो मुकाम हासिल करने का सपना होता है, और ब्यूटी पैजेंट्स में अगर आप जाते हैं तो वो क्या एक सीख होगी जो आप एक ब्यूटी पैजेंट विनर के तौर पर सभी को देना चाहती है कि क्या वो की है जिससे आप कोई भी ब्यूटी पैजेंट हो उसे जीत सकते हैं? एक तो सबसे पहले पंक्चुअल रहिए, सामने वाले की भी टाइम का, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स होते हैं बहुत सारी, अदर मॉडल्स फीमेल्स भी होती हैं वहां पर जिनको उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, तो उनका भी टाइम और जो ऑर्गेनाइजिंग वो है उनको भी इक्वली रिस्पेक्ट मिले। साथ में आप अपने लिए पंक्चुअल रहें, जो भी आपको टाइम या जो भी आपको बताया जाता है, जिस ड्रेसअप में आपको कहा जाता है कि आपको इस राउंड के लिए ये ड्रेस कोड या इस तरह से प्रिपेयर होके आना है, तो वो आप पंक्चुअली करें। एंड सेकेंडली मोस्ट ऑफ द थिंग कि आप जो भी वहां पे बोल रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस के साथ बोले। एंड वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप बाय हार्ट बात करोगे। तो कुछ भी चीज फेक या कुछ भी चीज वहां से सुन लिया कर लिया, वो आप बोलोगे ना तो वो फेकनेस कहीं ना कहीं पता चल जाती है एंड फंबल कर जाता है व्यक्ति। बिल्कुल। एंड जब आप कॉन्फिडेंटली कोई चीज बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, तो शायद वो कनेक्ट करते हैं वो आंसर जजेस को भी। और वो शायद वो एक मैं कहूंगी कि अगर आप कहीं पर भी जाएं तो आप दिल से बात करें। बिल्कुल, क्योंकि आपने कहा कि आप बचपन से बहुत स्टूडियस रही हैं, आर्किटेक्चर आपके लिए हमेशा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा, फिर आप ब्यूटी पैजेंट में आए। ब्यूटी पैजेंट में जब आए, क्योंकि हमने मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखे हैं जिन्होंने ब्यूटी पैजेंट जीतने के बाद बॉलीवुड में अपनी एंट्री की, तो कोई आपकी ऐसी रोल मॉडल उस टाइम पे रही कि ये मेरी रोल मॉडल है कि जिसके तरह में न बन सकूं लेकिन कम से कम वो फॉलो कर सकूं जो उन्होंने किया? मेरी 2 रोल मॉडल्स हैं एंड दैट टू बैक इन ऐश्वर्या राय जी जो मिस वर्ल्ड रही हैं एंड सुष्मिता सेन जी जो मिस यूनिवर्स रही हैं। दोनों से मैंने बहुत अलग अलग चीजें सीखी हैं। पता नहीं बहुत लोगों को पता नहीं पता है, ऐश्वर्या राय भी आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से हैं, तो शायद वो एक इंस्पिरेशन वो कहीं ना कहीं था। एंड दोनों का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है। सुष्मिता सेन भी जब बात करती हैं तो बहुत दिल से बात करती हैं एंड उनका जो टोन है बात करने का, लोगों से बिहेवियरल टोन, वो मुझे बहुत इम्प्रेस करता है। शायद मुझे लगता है कि मेरा भी टोन वहीं से शायद डिराइव्ड है। आई यूज टू टॉक वेरी हम्बली टू एवरीवन, मतलब मेरे जितने भी आसपास के लोग हैं, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हों, मेरे से बड़े हों या छोटे हों,
मैं सबसे बहुत अच्छे से बात करना प्रेफर करती हूँ। तो वो सुष्मिता सेन से मैंने सीखा है कि आप किसी से भी कम्युनिकेट करें, किसी से भी बात रखें तो बहुत अच्छे से रखें। सामने वाला व्यक्ति भी उतने ही रिस्पेक्ट डिजर्व करता है जितना आप करते हैं। बिल्कुल, स्पॉन्टेनिटी बहुत जरूरी है। वो एक चीज जो है बहुत खूबसूरती के साथ सुष्मिता सेन भी प्रदर्शित करती हैं, और आप जैसा कह रही हैं आप उसे फॉलो करती हैं। कमिंग बैक टू आपका डेब्यू, आप उत्तराखंड से हैं और फॉर्चुनेटली आपको ये मौका मिला कि आपका डेब्यू भी इसी स्टेट में हुआ है, आपके होम स्टेट में हुआ है। कैसे ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली कि राजकुमार राव स्टारर एक फिल्म है उसमें आपको रोल मिल रहा है, और कैसे वो पूरा साइनिंग प्रोसीजर रहा? एक तो सबसे बड़ी मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है इस चीज के लिए कि मुझे अपने ही स्टेट में सबसे पहला शूटिंग का मौका मिला, वो भी दैट टू अ बिग स्क्रीन पे। राजकुमार राव और मुकेश तिवारी जी जैसे टैलेंटेड एंड एक रिनाउंड एक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। पूरा प्रोसेस ऐसे रहा कि मुझे कुछ लोगों ने देखा था, ऑनलाइन भी देखा था एंड कुछ ब्यूटी पेजेंट और बाकी जगहों पर भी देखा था, जैसे मैं काम करती थी, कुछ ब्रांड शूट्स भी करे हैं। तो कम्युनिकेशंस बन जाते हैं कास्टिंग से। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स ने अप्रोच किया एंड 2-3 डायरेक्टर्स ने अप्रोच करा सेम रोल के लिए। सो सबने कहा कि आपको अपने ऑडिशंस देने पड़ेंगे। तो मैंने ऑडिशंस दिए, ऑनलाइन ऑडिशंस, वीडियोस वगैरह जो उन्होंने बोला। फिर एक मीटिंग भी रही जिसमें मैंने उनसे जाके मिली, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, क्योंकि उनको रोल के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है फेस, एग्जैक्ट मतलब फेस टू फेस। तो वो भी एक ऑडिशन, एक राउंड रहा। वो सब क्लियर करके फिर मुझे फाइनली उस चीज के लिए कास्ट किया गया। आपने रोल साइन किया और अब एक बड़ी अचीवमेंट आपके लिए रही है। और उत्तराखंड से कई ऐसे एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने, और आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, और आप उस क्रम में आगे बढ़ चुकी हैं। एक फर्स्ट मूवी आपकी है, और विकी विद्या की वो वाला वीडियो वाला ये जो मूवी है जिसमें आपने डेब्यू किया है, क्योंकि आप एक फ्रेशर हैं एक तौर पर, क्योंकि आप बॉलीवुड इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करती है, एक एक्टिंग बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करती है। कितना एफर्ट एक्स्ट्रा आपको डालना पड़ा उसमें, और क्या आपको चैलेंजेस उस टाइम पे लगा कि ये शूट इतने सारे बड़े एक्टर्स आपके आसपास हैं? क्या एक चीज ऐसी थी कि नहीं ये चीज मुझे जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग है, मैं कर लूंगी? लेकिन उससे पहले तो मुझे कोई घबराहट नहीं थी जब तक मैं गेटअप में वहां पर नहीं पहुंच गई सेट पर। बस सेट पे पहुंचने के बाद जब तक मेरा वो कहते हैं ना रोल कैमरा एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले तक मैं थोड़ा सा ये अपने आप में थोड़ा सा कॉन्शियस थी, क्योंकि मेरा 1-to-1 रोल था राजकुमार राव जी के साथ। तो क्या होता है ना कई बारी, क्योंकि वो इतने उम्दा एक्टर हैं, सबको उनकी एक्टिंग का पता है, तो मैंने कहा वो तो एक शॉट में कर लेंगे और मेरे रीटेक ना हुए। तो मुझे दूसरे के टाइम का एक वैल्यू मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं वो रहता है कंटिन्यूअसली। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि पूरी क्रू को वो बार बार मेरी वजह से रीटेक। तो बस मुझे एक यही डर था, बट फॉर्चुनेटली मेरी वजह से एक भी रीटेक नहीं हुआ। क्या बात है! मतलब मेरा फर्स्ट टेक ही बहुत अच्छा था, बट क्योंकि बहुत बड़ा शॉट होता है, बहुत अदर एक्टर्स रहते हैं, तो रीटेक्स हो जाते हैं। बट 3 रीटेक में हम लोगों ने कर लिया था। एक भी रीटेक में मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ ऐसा किया हो कि जिसकी वजह से मेरी वजह से रीटेक हुआ हो। तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मैंने फर्स्ट टेक में कर लिया था। कहीं ना कहीं ये भी आपको आर्किटेक्चर से ही मिला है, क्योंकि आपने कहा ब्यूटी पैजेंट में वो स्पॉन्टेनिटी, क्योंकि आपने इतने प्रोजेक्ट्स के लिए आपने प्रेजेंटेशंस दी हैं, तो वो जो कॉन्फिडेंस उस समय आता है कि व्हेन यू आर देयर और आपको प्रेजेंट करना होता है, देन यू हैव टू गिव योर बेस्ट। तो शायद वो एक रीजन रहा होगा कि आपने एक टेक में सब चीजें कर ली। वो एक बहुत बड़ा रीजन इसलिए भी है क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं या हम कोई शो इवेंट मैं होस्ट करती हूँ, सीएम साहब के लिए भी किया है, बहुत लोगों के लिए मैंने किया है, तो वहां पे आपको रीटेक नहीं मिलता है। वहां पे आपको एक शॉट में सब कुछ करना है, योर लाइव है ना। तो यू कैन नॉट फंबल, यू कैन नॉट डू एनी मिस्टेक, एंड दैट टू आप कोई ऐसी अल्फाज भी गलत नहीं यूज कर सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी मच प्रिकॉशियस अबाउट एवरीथिंग। तो वो शायद मेरे काम आया कि मतलब वो जो एक कॉन्फिडेंस वहां पे होता था, तो शायद वो जैसे ही कैमरा रोल एक्शन हुआ तो वो वहां पर भी वैसा ही रहा मेरा ना। तो वो एक चीज आपको प्लस पॉइंट मिल गई थी उस पूरे शूट के दौरान, क्योंकि ऋषिकेश में मोस्ट ऑफ द पार्ट वहां पे शूट हुआ था। क्या एक्साइटिंग थिंग थी जो आपको वो मेमोरी में रहेगा? क्योंकि डेब्यू सबका मेमोरी में रहता है, लेकिन वो ऐसी क्या एक स्पेशल चीज हुई जो आपको हमेशा याद रहेगी आपके डेब्यू की?
डेब्यू क्योंकि पहला रोल ही राजकुमार राव के साथ था एंड आई रिमेम्बर कि मैं ऑलरेडी सेट पर थी एंड ही एंटर्ड टू द सेट एंड बहुत भीड़ थी क्योंकि मेरा फर्स्ट सीन नहीं शूट होना था, बाकी अदर सीन भी शूट्स होने थे, मैंने आपको बताया क्योंकि साइमल्टेनियसली और भी सीन्स शूट हो रहे थे। बट द वे ही एंटर्ड, मतलब द मोमेंट ही एंटर्ड, उनका और मेरा कोई आई कांटेक्ट हुआ एंड ही स्माइल्ड, मैंने भी स्माइल किया एंड वो आई कांटेक्ट, वहां से हमारी बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई। एंड उसके बाद पूरे सीन में, मतलब जब तक वो हमारा शूट चलता रहा, क्योंकि हम ऐसे 1 to 1 बिल्कुल ऐसे बैठे हुए थे, तो बहुत अच्छे से उन्होंने बात करी। इसके अलावा राकेश बेदी जी थे, मुकेश तिवारी जी थे, टीकू जी थे, सब एवरीबडी सो, मतलब मुझे कहीं से कहीं तक रियलाइज नहीं हुआ कि मेरा फर्स्ट डेब्यू है। एवरीबडी वो सो जेनरस, सो हम्बल एंड बल्कि आई वॉज कॉन्शियस क्योंकि मैं बैठी हुई थी उनके बीच में ग्रीन रूम में, तो वो लोग मुझसे उल्टा बात कर रहे थे एंड ऐसा बिल्कुल नहीं मुझे फील होने दिया उन्होंने कि मैं कोई आउटसाइडर हूँ या कुछ ऐसा है कि मेरा पहला है और वो तो इतने सब लोग दिग्गज कलाकार हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं। तो वो एक बहुत बड़ा कंफर्ट लेवल जब आता है तो शॉट देना भी इजी हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आप एक वर्किंग वुमन हैं, आप आर्किटेक्ट है बाय प्रोफेशन, फिर मॉडलिंग भी आपने कही है, कई प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट तरीके के प्रोजेक्ट्स आपने हैंडल किए हैं। एक तरफ आपने गवर्नमेंट के साथ काम किया है, आर्किटेक्चर की बात करें तो वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट प्रोजेक्ट हो गया जिसमें आपको बहुत टेक्निकलिटीज अपने माइंड में रखनी होती है, प्रेजेंटेशन। और मॉडलिंग फिर अलग ही प्रोजेक्ट होता है जिसमें आपको आपका ग्लैमर, आपका बॉडी पोस्चर, वो सब चीजें, तो आप बैलेंस कैसे करती है क्योंकि साइमल्टेनियसली चल रही हैं दोनों चीजें? बैलेंस, देखिए मुझे ऐसा लगता है मैं जो भी काम करती हूँ दिल से करती हूँ और परफेक्शन के साथ करती हूँ, तो शायद मैं जो भी चीज अपना जहां पर भी होती हूँ मैं उसको पूरे तौर पर फिनिश करके दूसरे टास्क पे आती हूँ। एंड वो एक टाइम मैनेजमेंट होता है आपका, वो भी बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, टाइम एज इन क्योंकि आप काम भी कर रहे हैं, आपको इन सब चीजों के लिए भी टाइम निकालना है, सेल्फ ग्रूमिंग भी करनी पड़ती है, बीइंग अ गर्ल यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो उस चीजों के लिए टाइम निकालने के लिए तो मैं अपना टाइम कहीं और वेस्ट ना करके सिर्फ अपनी ग्रोथ पे ध्यान देती हूँ। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगता है कि अगर मैं शायद कहीं और टाइम वेस्ट करूं तो शायद मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगी। बिल्कुल, बट आई एम फोकस्ड कि मुझे ये दोनों फील्ड्स में करना है। एक तो मेरी कोर फील्ड है आर्किटेक्चर एंड जिसमें मैं डेब्यू कर रही हूँ वो अच्छे से करूं, तो वो दोनों फील्ड में जब मैं बहुत मेहनत और लगन के साथ कोई चीज करता है कोई भी व्यक्ति, तो आई थिंक सक्सेस उसको मिलती है। आपने एक बहुत बड़ा मैसेज उन सभी वर्किंग वुमेन के लिए दिया है, या फिर उन लड़कियों के लिए जो एस्पायर करती हैं आप जैसा बनना, कि जो मल्टीटास्किंग करना चाहती हैं कि मैं पैशन भी फॉलो करूं और अब जो कर रही हूँ वो भी कर सकूं। तो एक टाइम मैनेजमेंट और फोकस जो आपने चीज़ कही है वो बहुत अच्छा मैसेज है सभी के लिए। फैमिली पर आते हैं, क्योंकि हर लड़की के, स्पेशली लड़कियों के लिए आज के टाइम में कोई भी चीज़ छोटी नहीं है या इम्पॉसिबल नहीं है, बट जब आप अपना फील्ड ही चेंज कर रहे होते हैं तो फैमिली का किस तरीके से माइंडसेट रहता है? क्योंकि आप आर्किटेक्चर आपने कहा, आप पढ़ाई में बहुत स्टूडियस थी, गोल्ड मेडलिस्ट आपने कहा, आप टॉपर थी, उसके बाद सडनली जब आपने सोचा नहीं मैं ब्यूटी पैजेंट में भी जाऊंगी, तो क्या आपके पेरेंट्स थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज थे या क्या रिएक्शन था उनका? शायद मैं इस फील्ड में इसलिए भी जा पाई कि मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर बहुत सपोर्टिव है एंड यू वोंट बिलीव कि मुझे फोटोज का शौक कहाँ से है। मुझे फोटोज का शौक है बचपन से। मेरे फादर जो हैं वो ही इज द ओनली मेल गाय इन माय लाइफ जो मुझे रेडी होके देखकर बहुत खुश होते हैं। क्या बात है। एंड इतना खुश होते हैं वो कि मतलब अब तो मोबाइल्स और ये सब चीजें टेक्नोलॉजी इतनी आगे कि आप कितनी भी फोटोज क्लिक करो। जब हमारा सबका चाइल्डहुड था तो रील वाले कैमरास होते थे, तो रील वाले कैमरास से भी मेरी फोटोज करते थे। द मोस्ट एल्बम आई हैव इन माय हाउस मोस्टली सब में मैं ही कैप्चर्ड हूँ। क्या बात है। जैसे डैडीज लिटिल प्रिंसेस। यस, डैडीज लिटिल प्रिंसेस। बट ब्यूटी पेजेंट जब मैंने जीता था तो मैंने अपने फादर, ही वॉज एक्चुअली इल दैट टाइम काफी, तो उस टाइम पे मैंने उनको वो दिखाया एंड ही गॉट टू हैप्पी। एंड उनकी एक आदत थी, वो हमेशा जो अपना जो स्क्रीन का कवर होता है, होम स्क्रीन होती है, लॉक स्क्रीन होती है, उसमें मेरी ही फोटो लगा के रखते थे वो। सो वो शायद एक मोटिवेशन आपको घर से ही मिलता है, चाहे वो आपके फादर से हो
मेरी सिस्टर बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा। मतलब अगर मैं आज यहाँ पर हूँ, किसी जगह पे काम कर रही हूँ, दो चीजें फील्ड हैंडल कर रही हूँ, तो मुझे घर से बहुत बड़ा सपोर्ट है। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली फॉर अ गर्ल, कि आपका फैमिली सपोर्ट है तो आप कुछ भी कर सकती हैं, बीट एनी फील्ड, आप वो कॉन्कर कर सकती हैं, कोई भी चैलेंज कॉन्कर कर सकती हैं। और आपने अपने फादर के साथ एक बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप बॉन्ड जो है वो शेयर किया, और आई एम श्योर कि जितनी लड़कियां हैं वो इस बात से अग्री करती हैं कि सबका इस तरीके से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप अपने फादर्स के साथ रहा है, जहाँ सपोर्ट फादर्स की तरफ से मिलता है। मदर की अगर बात करें, क्योंकि फादर का लगाव अपना है, पर मदर्स थोड़ी सी ट्रेनिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देती हैं, क्योंकि टिपिकल हाउस होल्ड्स में होता है कि नहीं आपको ये करना है, आपको घर के काम आने चाहिए, है ना, और आप बाकी भी प्रेजेंटेबल लगो समाज के लिए, सबके लिए। तो आपकी मदर ने क्या ऐसी चीज है जो आपको करनी चाहिए, या फिर उन्होंने कहा नहीं, ये फोकस ऑन वन थिंग, बाकी सब बाद में देखा जाए? अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर बीमार रहती है जब से मैं मतलब बहुत छोटी थी। तो मेरी सिस्टर ने मुझे अपब्रिंग करा है, एंड उन्होंने कभी मुझे इस तरह से नहीं बोला कि आप घर का काम करो। शी नो कि आई एम टू स्टूडियस, आई एम थ्रू आउट टॉपर। तो दीदी ने मुझे हमेशा बोला है कि कुछ नहीं, पढ़ाई पे फोकस करो, घर का काम तुम्हारे लिए नहीं है। दो मुझे आता सब कुछ, उन्होंने मुझे सिखाया सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि, और मुझे लगता है कि आना भी चाहिए, चाहे इधर अ गर्ल और अ बॉय, दैट डजंट मैटर, बट इफ यू आर इन एनी सिचुएशन, आप किसी भी सिचुएशन में हो तो वो आपको आना चाहिए। वो जेंडर बायस्ड नहीं होनी चाहिए चीजें, हाउस होल्ड थिंग्स, वो सबको आनी चाहिए, सबके खुद के लिए भी जरूरी है। सपोज आपके घर पे कोई इमरजेंसी है, कुछ है, तो वो सिखाया सब कुछ है, बट एनी हाउ ग्रूमिंग से लेकर सब चीजें, वो शायद सिस्टर की अपब्रिंगिंग है कि मैं जो पर्सनालिटी सबके सामने प्रेजेंट करती हूँ, वो मेरी सिस्टर की अपब्रिंगिंग है कि मैं ऐसी दिखती हूँ, ऐसी बात करती हूँ, बड़ों की रिस्पेक्ट भी करती हूँ, अपना काम भी करती हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। घर आपका सबसे पहला स्कूल होता है, ये कहा जाता है, एंड योर सिस्टर प्लेड द मेजर रोल आपकी लाइफ में। ऐसे ही फन कॉन्वर्सेशन आपके साथ आगे भी जारी रहेगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आपने कई ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो हैं आज के यूथ, स्पेशली गर्ल्स के लिए आपने दिया है, किस तरह से वो आगे बढ़े। कमिंग बैक टू योर चाइल्डहुड, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं, पढ़ाई, आप बहुत स्टूडियस थी, लेकिन कई बार स्टूडियस बच्चों को बहुत अलग तरीके से देखा जाता है कि हमेशा किताब में घुसे रहते हैं, किताबी कीड़ा है, आप सोशलाइज नहीं होते हो। तो आपकी सोशल लाइफ पहले से ऐसी ही है, जैसे आप बैलेंस करती हैं हर चीज को, या फिर आप शुरू में किताबों में थी लेकिन लेटर ऑन आप सोशलाइज? नहीं, मैं शायद ये बचपन से ही होता है कुछ। मैं बाकी लोगों को भी बोलती हूँ, अपने नोटूस को जिनके बच्चे छोटे हैं, खाली पढ़ाई करना इट्स नॉट एन थिंग, आपका उससे पर्सनालिटी डेवलप नहीं होता है। मैं पढ़ाई में शायद थ्रू आउट टॉपर रही हूँ, कल्चरल, स्पोर्ट्स, सब एक्टिविटीज में मैं बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करती थी। एंड जो मैं कह रही हूँ कि मैं आज बोल पाती हूँ, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि मैं डिबेट कॉम्पिटिशन्स, एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स, जितने कॉम्पिटिशन्स होते थे स्कूल में, आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने किसी में ऐसा रहा हो जिसमें मैंने पार्टिसिपेट ना किया हो। सो वो एक बहुत बड़ा, बचपन से ही एक सीड जिसे बोलते हैं, आपके अंदर वो बीज आ जाता है कि जहां से आप शुरुआत से ही सीखना शुरू कर देते हैं। एंड जब आप चीज बचपन से आपके अंदर कुछ चीज रम गई है ना, तो वो क्या होता है, वो बड़े होके आपको ना उसके लिए एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। आज मुझे बड़े होके कुछ एफर्ट नहीं डालना, मुझे पता है कि मैं ये भी कर सकती हूँ और मैं वो भी कर सकती हूँ। बिल्कुल, तो कॉन्फिडेंस, आप सेल्फ ग्रूमिंग शुरू से हो जाती है जी। आपने कहा स्कूलिंग आपने हरिद्वार से की, और फिर आप जब अपने हायर एजुकेशन के लिए आप दून सेटल हो गई, तो दोनों जगहों में बहुत अंतर है। एक धर्म नगरी है, कम्प्लीटली डिफरेंट ऑरा, डिफरेंट वाइब, और जब देहरादून आते तो कम्प्लीट सिटी लाइफ, और वो थोड़ा सा वैसा वाला ऑरा होता है। कितना फर्क आपको दोनों जगहों में लगा जब आप स्कूलिंग कर रहे थे और जब आप मास्टर्स और बैचलर्स में थे? स्कूलिंग के माहौल का तो काफी डिफरेंस था। मतलब अगर मैं बात करूं, मेरा स्कूल बहुत अच्छा था, मैं स्कूल को कहूंगी। एंड फिर अगेन पेरेंट्स पे जाता है, क्योंकि वो उन्हीं की समझ होती है कि अपने बच्चे के टैलेंट के हिसाब से आपको कौन से स्कूल में डालना है। जबकि थोड़ा सा मुझे लगता है उस टाइम पे वो हायर एंड स्कूल होता था, लेकिन मेरे फादर को मेरे टैलेंट पे भरोसा था। एंड उसमें भी मुझे याद है कि जब मैंने 3rd क्लास में उसमें एक इंटरव्यू दे के आप आते थे, ऐसा नहीं होता था कि किसी भी बच्चे को उन्होंने ले लिया, प्रॉपर उसमें भी रिटन टेस्ट और ओरल टेस्ट होते थे। तो
मेरे फादर को लगा नहीं ये कर लेगी क्रैक, तो वो मुझे दिलाने ले गए वहां पर, एंड फॉर्चुनेटली आई क्रैक्ड इट एंड आई गेट इनटू दैट स्कूल। जब मैंने वो स्कूल में लिया तो वहां पर भी, एंड फिर माहौल तो देखिए वहां पे थोड़ा सा है, मैं मानूंगी कि जब तक मैं 12th तक थी, अब तो खैर नहीं कह सकते, अब तो दुनिया बहुत चेंज हो गई है, बट स्टिल स्कूल टाइम तक थोड़ा सा वहां पे प्रिमिटिव सोच थी। तो मेरे फादर को भी कई बार ये सुनना पड़ता था कि आपकी 2 बेटियां हैं, इनको इतना मत आप वो करो, ये करो। बहुत कुछ हमने भी झेला है, बहुत कुछ हमने भी सुना है, बट फिर वही मैं कहूंगी कि फैमिली का सपोर्ट के बिना यू कैन नॉट डू एनीथिंग। फैमिली का जहाँ सपोर्ट होता है ना, जहाँ ट्रस्ट होता है, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर हो जाता है। फिर वो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्टअप होना शुरू हो जाता है। जब भी मेरे फादर को स्कूल में इनवाइट किया जाता था तो वो हमेशा कोई ना कोई ट्रॉफी या सर्टिफिकेट लेने के लिए बुलाया जाता था। क्या बात है। तो मेरे फादर, मुझे याद है कि वो इतनी खुशी खुशी आते थे ऑफिस से कि आज मुझे अपने बेटी के स्कूल जाना है, आज मैं लेट तक नहीं रुक के काम करूंगा। तो ही वॉज ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफिसर, तो वो एक टाइमिंग का उनके साथ भी रहता था कि एक टाइमिंग के बाद, पर एक होता है कि एक टाइमिंग के बाद नहीं रुकते थे वो, कि नहीं आज वहां जाना है, या छुट्टी ले लेते थे मेरे उसके लिए। क्या बात है। तो वो बड़ा मोटिवेशन होता है। और फिर तो समाज कुछ बोलता रहे, आपकी अचीवमेंट्स ही सबके मुंह बंद करा देते हैं कि। एंड स्टूडियस होने का भी एक फायदा मुझे उस टाइम पे मिला कि कुछ भी होता तो पापा कहते देखो टॉप तो वो तब भी कर रही है ना, कुछ भी कर ले। तो मुझे आज भी याद है जब हम 10th का रिजल्ट आया था तो वो ऑफिस से स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आए थे घर पे। क्या बात है। तो दैट्स मोटिवेशन फॉर एनी चाइल्ड, चाहे बी अ गर्ल और अ बॉय। देहरादून का तो फिर माहौल ही अलग हो गया था फिर। पर एक्चुअली भी ना, आई बिलीव कि बच्चों को भी थोड़ा सा पेरेंट्स को वो ट्रस्ट जगाना चाहिए। शायद हमने भी वो ट्रस्ट बना के रखा, कहीं पर ब्रेक नहीं होने दिया, एंड वो एक वाइस वर्सा थिंग होती है मुझे लगता है। कहते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर पेरेंट्स भरोसा कर रहे हैं, आपको बाहर निकाल रहे हैं, तो हमें उस ट्रस्ट का, उन सब चीजों का मान रखना चाहिए। बिल्कुल। उनके भाई उनका एजुकेशन में पैसा लग रहा है, वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत एफर्ट्स करते हैं जो हमें शायद नहीं पता होते बच्चों को। तो बच्चों को भी उस चीज का रखना चाहिए। साइमल्टेनियसली वो दोनों चीजें हैं कि मतलब आप अपने पेरेंट्स का अगर नाम ऊंचा करेंगे तो कहीं पर भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को डिमोटिवेट करेगा। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात आपने कही। आप क्योंकि बहुत डिफरेंट फील्ड्स को बिलोंग करते हैं और बहुत डिफरेंट जॉनर्स के साथ आप काम करती हैं। उसमें आपके जेनजी किड्स भी होंगे, उसमें आपके सीनियर सिटीजन्स भी होंगे, मिडिल एज वाले भी होंगे। आपको क्या डिफरेंस लगता है अपने समय में और जेनजी किड्स में? क्या मिस करते हैं वो लोग आज के समय में? क्योंकि हमें जिस तरीके की अपब्रिंगिंग मिली है वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी। विद वैल्यूज आज भी होती है, बट वो फर्क क्या है कैरेक्टर बिल्डिंग का? एक्चुअली में क्या है ना, अब बच्चे जो हैं वो मुझे लगता है कनेक्टेड ज्यादा है मोबाइल से बजाय अपने पेरेंट्स से। हमें याद है कि हम स्कूल से आने के बाद सारी एक्टिविटीज भी करने के बाद हम अपने फादर का वेट करते थे कि वो आएंगे हमारे साथ कैरम खेलेंगे, चेस खेलेंगे, लूडो खेलेंगे या कुछ भी प्लेइंग कार्ड्स खेलेंगे। तो वो जो भी होता था वो सब हमें ही साथ ही होता था, मतलब विद इन एक पर्सनल कनेक्ट होता था विद इन फैमिली मेंबर्स। तो उसमें जनरली क्या होता था कि सपोज स्कूल में कोई बात हो गई तो मैंने वो अपने फादर से शेयर कर ली, अपनी सिस्टर से शेयर कर ली। वो तभी कर पाएंगे जब हम उनके साथ बैठेंगे। अब मैं देखती हूँ ये बहुत बड़ा जेनजीज में बदलाव है। वो पेरेंट्स के साथ भी बैठे होंगे, उनको पेरेंट्स से नहीं मतलब होगा, उनको मतलब होगा उनके मोबाइल से। वो सबसे पहले चाहते हैं कि पेरेंट्स का बस मोबाइल हमें देखने को थोड़ी देर मिल जाए जब तक पेरेंट्स हमारे साथ बैठे हैं। तो वो एक डिस्कनेक्ट कहीं ना कहीं हो रहा है समाज में। अगर वो शायद कनेक्ट प्रॉपर रहे तो मुझे लगता है कि आज भी वो शायद जो कैरेक्टर बिल्डिंग की आप बात कर रहे हो वो वैसा ही है। कोई पेरेंट अपने बच्चों को गलत सलाह नहीं देता है। किड्स आर लाइक वो ग्रेस्प करते हैं अलग अलग जगह से। हमारे पास अवेलेबिलिटीज कम होती थी। वेरी ट्रू। अब क्या हो गया, नेट की वजह से कुछ भी चीज स्क्रॉल 1 क्लिक अवे। तो 1 क्लिक अवे की वजह से चीजें अच्छी भी 1 क्लिक अवे हैं और बुरी भी। तो ऑब्वियसली बच्चा दिमाग होता है, टीनेजर्स में उनको ये समझ नहीं होती सही क्या है गलत क्या है। पेरेंट्स से वो कम्युनिकेट करना नहीं चाहते हैं बच्चे। सो वो उनको सही गलत का फर्क कहाँ से पता चलेगा? उनको ये लगता है कि जो ये दिख रहा है नेट पर वो सब सही है। वही है।
एंड आप कई बार देखते होंगे रील्स में भी बहुत सारी फैक्ट्स जो होते हैं वो एज सच नहीं दिखाए जाते हैं, वो काफी मोल्डेड हैं। तो वो वही सीख रहा है बच्चा। तो कैरेक्टर बिल्डिंग मुझे लग रहा है रील्स कर रही हैं आजकल बजाय पेरेंट्स के। सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम पे। मूवीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो आपका डेब्यू था और आपके होम स्टेट से ही था। आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? आप बॉलीवुड में कंटिन्यू करना चाहते हैं या डिफरेंट तरीके का इस सेगमेंट में डिफरेंट चीजें होती हैं उन्हें एक्सप्लोर करना चाहेंगे? मैं डेब्यू ऑब्वियसली मैंने बॉलीवुड में इसलिए करा है कि मैं चाहती हूँ मैं बॉलीवुड में कंटिन्यू करूँ। आई एम सीकिंग फॉर अ गुड रोल, गुड अपॉर्चुनिटी कि मुझे अब मैंने ये तो अचीव कर लिया, अब इससे ज्यादा क्या और अच्छा आ सकता है। कुछ जगहों पे बात भी चल रही है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। What kind of person are you in terms of अगर इमोशंस की बात करें, क्योंकि रोल्स are very important for any actor, तो versatile actors भी हैं कई सारे। So are you more of drama, romance, emotional? किस तरीके के scenes do you prefer? Versatility of course is a thing, but otherwise क्या वो ड्रामा वाला तड़का है या फिर more of emotional और romance? किस तरीके? देखिए, आई एम एन एक्टर और एक्टर जब होता है कोई व्यक्ति तो उसको कुछ भी रोल दे दो वो दिल से करना चाहेगा। तो मुझे नहीं लगता मेरा कोई पर्टिकुलर जोन है या कोई जॉनर मैंने कोई सेलेक्ट करके रखा हुआ है अपने माइंड में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मुझ पे वर्सेटाइल रोल्स आए और मैं सबको पूरी शिद्दत के साथ फुलफिल करूं, जैसे मैं अभी तक सारे काम करती आई हूँ। क्या बात है, शुरुआत में वर्सेटैलिटी इज द की, और शायद आप यही सोच के साथ अगर जाएंगे तो, क्योंकि पीपल डू लुक फॉर वर्सेटाइल एक्टर्स एंड वर्सेटाइल पीपल अराउंड देम। अब हम बॉलीवुड की जब बात कर रहे हैं, कई तरीके की चीजें हमें सुनने मिलती है व्हेन वी आर इन मीडिया, तो अलग अलग फॉर न्यू कमर्स स्पेशली कि आप फिल्म बैकग्राउंड से नहीं है, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपने एंट्री कर ली है, और ऐसे टाइम पे जहाँ पर यू नो हर तरीके की चीज है और स्टार किड्स भी हैं, है ना? तो ऐसे में अपनी जगह बनाना कैसा लगता है कि हम अपनी जगह कैसे बना सकते हैं? व्हाट्स योर मंत्रा? मुझे लगता है मैंने आज तक जो भी काम किया है वो मेहनत और लगन से किया है और अचीव भी करा है। जबकि मेरा कोई बॉलीवुड एक्टिंग, मॉडलिंग, किसी चीज में कोई दूर से दूर तक कोई लिंक नहीं है। जस्ट एक अपनी हार्डवर्क की वजह से शायद मैंने आज अचीव किया है, और मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे ही हार्डवर्क करती रहूंगी तो शायद अपना नाम और पहचान भी बना लूंगी एक दिन। थोड़ा टाइम लगता है, आई नो, थोड़ा मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा, बिल्कुल, पर लेकिन मुझे लगता है मैं कर लूंगी अगर मैं इसी स्पीड से चलती रही। शायद कॉन्फिडेंस सभी के लिए रिक्वायर्ड है किसी भी फील्ड में कि मैं कर लूंगी, एंड दैट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। और आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर में आपने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है, तो वो क्या फीलिंग होती है? क्योंकि वो इट्स अबाउट डिजाइनिंग बिल्डिंग्स, और किस तरीके के डिजाइन अभी तक आपने किए हैं? क्योंकि लोग फैसिनेटेड होते हैं कि हमने देखा ब्रिटिश टाइम आर्किटेक्चर अलग होता है, मुगल टाइम आर्किटेक्चर अलग है, हमारे ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर अलग है। सो व्हाट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर वर यू इन्फ्लुएंस्ड विद? मैं किसी वही सेम मेरे एक्चुअली वर्सेटैलिटी का रहता है, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, बट यस आई विल डेफिनेटली प्रमोट उत्तराखंडी आर्किटेक्चर। राइट, उसमें बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं। एक्चुअली जितना पुराना ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर होता था उसके अपने बहुत सारे बेनिफिट्स होते थे, लो मेंटेनेंस होता था। आप देखेंगे कोटी बनाल जैसा जो आर्किटेक्चर है वो कई 100 साल से खड़ा है, जबकि ये उत्तराखंड जो है अर्थक्वेक प्रोन जोन है, बिल्कुल, उसके बावजूद भी वो ऐसे का ऐसे लोग उसको स्टडी करने आते हैं। तो उसमें आप सीखने की बात यह है कि उन्होंने इतने साल पहले वो टेक्नोलॉजी निकाल ली कि वो आज भी बिल्डिंग्स ऐसी की ऐसी खड़ी हैं और देखने में भी ऑफ कोर्स बहुत सुंदर लगती हैं। तो आर्किटेक्चर में मैं ऐसा कोई पर्टिकुलरली बायस्ड नहीं हूँ। आई ऑब्वियसली बिलीव कि हर क्लाइंट की एक अपनी प्रेफरेंस होती है, उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर आप डिलीवर करते हो तो आपका काम मुझे लगता है सक्सेसफुल हो गया। जैसे होता है ना, ऑडियंस के अकॉर्डिंग अगर आपने परफॉर्म करा है तो आपका काम सक्सेसफुल है। ऐसी आर्किटेक्चर में भी है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग होंगी जब आप अपना घर बनाओगे, मेरी अलग होंगी। तो अगर मैं उसके अकॉर्डिंग वो डिलीवर कर पाऊं जैसा वो प्रिज्यूम कर रहे हैं, जैसा वो इमेजिन कर रहे हैं अपने थॉट्स में, तो हमारा काम होता है दूसरे के थॉट्स को इम्प्लीमेंट करना, शेप देना। राइट।
एंड यू टू ट्रू बिजनेस वुमन इन दिस सेंस। और आप सिर्फ प्रदेश का नाम एक्टिंग के करियर में नहीं, बल्कि आप आर्किटेक्चर के दम पे भी आप काफी नाम रोशन कर रही हैं। एंड आई थैंक यू होप सो कि आप मच। दोनों ही चीजों में जो है अपना बेस्ट दें और आप खूब तरक्की करें। मेनी गुड विशेस फ्रॉम H&N टू यू। थैंक यू सो लास्ट मच। में क्या संदेश आप यूथ को देना चाहेंगे, आज के जो इतना इन्फ्लुएंस्ड है सोशल मीडिया से, या जिनको ग्लैमर बहुत पसंद आता है, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव की तरफ जाएं या नेगेटिव की तरफ। अगर आप पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ भी पॉजिटिव की तरफ जाएगी। तो अगर आप कहीं पर भी, आप सोशल मीडिया से भी सीख रहे हैं, आप लोगों से भी सीख रहे हैं, तो आप उनकी पॉजिटिव चीजें देखिए। खामियां सब में होती है, मुझ में भी बहुत खामियां होंगी, पर आज अगर मैं अब दूसरों की खामियां सोचूंगी तो शायद मैं वो खामियां ग्रेस्प करूंगी। अगर मैं दूसरों की पॉजिटिविटी देखूंगी तो मैं पॉजिटिविटी ग्रैब करूंगी। सो आई जस्ट से कि आप जहां पर भी जाएं, जो भी करें, जैसा भी करें, सोशल मीडिया से करें, जैसा भी करें, बस पॉजिटिविटी ग्रैब करें एंड उसको अपनी लाइफ में कंटिन्यू करने की कोशिश करें कि आप 50 चीजें सीखते हैं तो एटलीस्ट 10 हम इम्प्लीमेंट कर सकें अपनी लाइफ में। बहुत अच्छा मैसेज, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया। थैंक यू सो मच दृष्टि जी, एंड इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू विद अस। और दृष्टि जैन को आपने सुना, बहुत खूबसूरती से सभी सवालों के जवाब दिए। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बडिंग एक्ट्रेस हैं, और अपने लाइफ में और बेहतर करने की वो कोशिश करती हैं। बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने दिया। इफ यू आर फोकस्ड, अगर आप अपने टैलेंट को जानते हैं, पेशेंट हैं, परसिवरेंस जरूरी है, अगर ये तमाम चीजें आप में हैं तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और ये आज की जनरेशन में एक बहुत की चीज है जो सीखने की है, और दृष्टि जैसे लोगों से आप सीख सकते हैं और उनको अपना रोल मॉडल बना के आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल, खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए H&N 24/7, जुनून सच दिखाने का।